हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मिसलेनियस एक्सरसाइज के सेकंड लेक्चर में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। तो लो सफ़र शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स गिवन बाय। तो ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, 4.1 के। तो कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? पहले इसमें छुपी हुई दो लाइन निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन एक और बार एक्सप्लेन कर दूं, तो अगर कोई नया बंदा देख रहा है जिसने एक्सरसाइज का लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा, देख के आओ, क्योंकि मेरी स्पीड ज़्यादा रहती है मिसलेनियस में। फिर बोलोगे भाई धीरे पढ़ा ये वो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे फाइंड द जॉइंट इक्वेशन जो भी है अभी, तो बेसिकली इसमें दो लाइन छुपी हुई है। तो मैंने मान लिया एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमें क्वेश्चन में बोल रहा है जो ये लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर है एक लाइन, और जो ये वाली लाइन है इसके भी परपेंडिकुलर है एक लाइन, ठीक है। तो बेसिकली इस लाइन के परपेंडिकुलर है एक लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर है एक लाइन। तो हमें ये दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। हमें क्या करना है? हमें इन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है जो इसमें छुपी हुई दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले इनमें छुपी हुई दो लाइंस निकालनी पड़ेंगी, और ये सब तो ओरिजिन से ही पास हो रही हैं। तो x1 y1 की तो वैल्यू 0 है, तो इक्वेशन सीधा y बराबर mx से आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें इनमें छुपी हुई दो लाइंस निकालनी पड़ेंगी, और उन दो लाइन का स्लोप जो है उसको उनके लाइन के स्लोप, उसके स्लोप के हेल्प से हम लोग लाइन का स्लोप निकालेंगे। कैसे? रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे। यही तो करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देते हैं अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो। या यूं बोल दो कि स्लोप ऑफ दिस लाइन वर्सेस स्लोप ऑफ लाइन u इज इक्वल्स टू -1। फिलहाल इनको हम लोग रिजॉल्व करके इनमें छुपी हुई दोनों लाइंस निकालते हैं। तो फैक्टर्स बन रहे 1 5 5 1, जहाँ बन रहा है तो फैक्टर बन रहा है 5 × 1। तो x² + 5xy - xy - 5 बराबर 0। x लिया कॉमन तो अंदर से आया x + 5y -5y² होगा ना। हाँ 5y² है, तो -y कॉमन लिया तो अंदर आया x + 5y बराबर 0। सो देयरफॉर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, x - y और x + 5y बराबर 0, ठीक है। सो देयरफॉर लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 बी x - y बराबर 0 एंड L2 x + 5y बराबर 0, ठीक है, ठीक है। लेट L1 डैश बी परपेंडिकुलर टू L1, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L1 डैश क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ L1 डैश आ जाएगा। इसका स्लोप क्या है? 1, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1। अच्छा, एंड L2 डैश बी परपेंडिकुलर टू L2, तो स्लोप ऑफ L2 डैश क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ L2 डैश आ जाएगा, इसका स्लोप क्या है? -1/5। तो इसका स्लोप निकालने के लिए -1/5 का रेसिप्रोकल करो और साइन बदल दो। तो -1/5 का रेसिप्रोकल -5, फिर साइन बदल दो तो +5। तो इसका स्लोप आ गया 5। तो इसका जो इक्वेशन है वो आ गया y बराबर -x, इसका इक्वेशन आ गया y बराबर 5x। y बराबर mx, m की वैल्यू -1 थी तो -x, m की वैल्यू 5 थी तो 5x। सो देयरफॉर ये हो गया x + y बराबर 0 और ये हो गया 5x - y बराबर 0। तो ये हो गया तुम्हारा v और ये हो गया तुम्हारा u। तो तुम्हें क्या निकालना है? इनका कंबाइंड इक्वेशन। तो u.v बराबर 0, मतलब x + y मल्टीप्लाइड बाय 5x - y बराबर 0। तो ये हो गया 5x² - xy + 5xy - y² बराबर 0। तो तुम्हारा इक्वेशन आ गया 5x² + 4xy - y² बराबर 0। इसका मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था। शॉर्टकट क्या था कि x² का कोएफिशिएंट y² को दे दो और y² का कोएफिशिएंट x² को दे दो, और xy के कोएफिशिएंट की साइन बदल दो। तो y² का कोएफिशिएंट है -5, तो वो x² को दे दो, तो ये हो गया -5x²। xy के कोएफिशिएंट की साइन बदल दो, तो ये आ गया -4xy। फिर ये x² का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, इसे y² को दे दो, तो ये आ गया +y² बराबर 0, ठीक है, क्योंकि +1 था ना कोएफिशिएंट, तो +y²। अब x² का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखते हैं हम लोग, बस ट्रेडिशन है। तो ये आ गया 5x² + 4xy - y² बराबर 0। मैच कर लो, ओके। तो ये शॉर्टकट था, शॉर्टकट से भी आप लोग पता कर सकते हो। चलो 3 क्वेश्चन है, तो एक मैंने कर दिया है, बाकी 2 भी मैं ही करूँगा। चलो बाकी दोनों करता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इसमें भी तुम्हें वही करना है। चलो पहले ट्रिक से आंसर निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला y² का कोएफिशिएंट x² को दो, x² का कोएफिशिएंट y² को दो। तो ये हो गया -9x² + 3xy
प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0। क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहता है तो ये इक्वेशन हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर बराबर 0। तो ये आना चाहिए सॉल्व करने पे। चलो सॉल्व करते हैं। हाँ, ये ट्रिक हर जगह मत लगा लेना, ट्रिक यहाँ पर लगानी है, सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। तो देखो 2 9 18 और 6 3 जा फैक्टर्स बन रहे हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर बराबर 0। 2x लिया कॉमन, अंदर आया x माइनस 3y प्लस 3y लिया कॉमन तो अंदर आया x माइनस 3y और इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर इक्वेशन आया 2x प्लस 3y और यहाँ पर है x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है। सो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन L1 बी, L1 का इक्वेशन हमने मान लिया 2x प्लस 3y बराबर 0 और L2 का इक्वेशन हो जाएगा फिर x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है। देयरफॉर लेट L1 डैश बी परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 डैश बी परपेंडिकुलर टू L2। अब देखो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप तो नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज में ही मिलेगा वो। ठीक है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 डैश क्या आ जाएगा, जिनको स्टेप बाय स्टेप जानना है वो एक्सरसाइज के वीडियो से स्टेप समझ सकते हैं, फिर यहाँ पे आके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो L1 का स्लोप है -2/3 तो इसका स्लोप हो जाएगा 3/2 और L2 डैश का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप है 1/3 तो इसका स्लोप हो जाएगा -3। राइट। तो इसका इक्वेशन आ गया y बराबर 3/2x और इसका इक्वेशन आ गया y बराबर -3x। तो देयरफॉर एक लाइन है 3x माइनस 2y बराबर 0 और एक इक्वेशन है 3x प्लस y बराबर 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे तो 9x स्क्वायर प्लस 3xy और इसको इससे माइनस 6xy माइनस 2y स्क्वायर बराबर 0। तो हमारा आंसर आ गया 9x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर बराबर 0। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन करने में थोड़ी दुविधा आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। दुविधा यह है कि इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो क्या रास्ता है, रास्ता यह है कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, एम के फॉर्म में इक्वेशन लिखो और एम के फॉर्म में इक्वेशन लिखने के बाद उसको रूट में निकालो। उसके फैक्टर जो है वो आप लोगों को मतलब फार्मूला मेथड लगाओ बेसिकली। तो फार्मूला मेथड लगाने के बाद तुम्हें m बराबर समथिंग मिलेगा और इधर भी m बराबर समथिंग मिलेगा। तो इधर y बाय एक्स बराबर हो जाएगा समथिंग और इधर y बाय एक्स बराबर हो जाएगा समथिंग। तो तुम्हें दो इक्वेशन मिल जाएगी, y बराबर समथिंग x और इधर पे भी y बराबर समथिंग x। फिर वहाँ से स्लोप का रेसिप्रोकल कर सकते हो, या तो दूसरा रास्ता देख लो। दूसरा रास्ता क्या है कि भाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 से हमने कर लिया कंपेयर और हमने निकाल लिया a 2h और b। a की वैल्यू 1, 2h की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, तो h की वैल्यू 1/2 है बेसिकली। अच्छा, तो सम ऑफ स्लोप क्या आएगा, सम ऑफ स्लोप आएगा m1 प्लस m2 जो कि -2h अपॉन b आएगा। तो -2h मतलब -1/2 और b मतलब -1, तो बेसिकली ये +1/2 हो गया माइनस माइनस। और m1 इंटू m2 क्या आएगा, m1 इंटू m2 आएगा a अपॉन b मतलब 1 अपॉन -1 मतलब ये -1 आएगा। इतना समझा। अच्छा, अब जो दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, मान लो कि L1 यहाँ पे लाइन हमारी थी और L2 लाइन यहाँ पे थी, इसमें छुपी हुई लाइन जो थी वो थी L1 और L2। ठीक है, तो लेट L1 डैश हमारी परपेंडिकुलर लाइन है L1 के एंड L2 डैश हमारी परपेंडिकुलर लाइन है L2 के। ठीक है, तो अगर L1 का स्लोप m1 था तो L1 डैश का स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ L1 डैश क्या आएगा, L1 डैश आएगा -1 अपॉन m1। अच्छा, और L2 का स्लोप अगर m2 था तो L2 डैश का स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ L2 डैश -1 अपॉन m2 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं जनरली इक्वेशंस लिखूं तो जनरली हमारी इक्वेशंस क्या आएंगे, y बराबर -1 अपॉन m1x और इधर आएगा y बराबर -1 अपॉन m2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो m1y प्लस x बराबर 0 और इधर पे m2y प्लस x बराबर 0। ठीक है, ठीक है। अब हमें इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है। सो देयरफॉर L1 डैश डॉट L2 डैश बराबर 0 कर दो। तो m1y को जब मल्टीप्लाई करोगे m2y प्लस x से और x को मल्टीप्लाई करोगे m2y प्लस x से, सो देखो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा ये m1 m2y स्क्वायर, ये हो जाएगा x m1y प्लस x m2y प्लस x स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से तुम xy कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा m1 प्लस m2, ये है x स्क्वायर और ये m1 m2 है और ये है y स्क्वायर। तो अब तो समझ ही गए होगे, अभी तक नहीं समझे। अरे m1 m2 यहाँ पुट कर दो, m1 प्लस m2 यहाँ पुट कर दो, आंसर सामने है। तो m1 प्लस m2 पुट करोगे तो आएगा 1/2। ठीक है, m1 m2 पुट करो तो m1 m2 है -1 तो माइनस y स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 पुट करो 1/2 xy और प्लस x स्क्वायर बराबर 0। सो देयरफॉर आंसर आ गया 2x स्क्वायर
-2y² प्लस xy बराबर 0। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट से कैसे करते इसको? ओ भाई ये तो गलत हो गया। हाँ यार ये तो गलत हो गया, राइट। ओ देखो गलत इसलिए हुआ क्योंकि -2h/b है। ठीक है, -2h/b है तो 2h की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये -1/b की वैल्यू -1, तो m1 + m2 हमारा बेसिकली 1 आएगा। मुझे पता आप चीख चीख के वहाँ से चिल्ला रहे थे बट यहाँ तक आवाज़ आ नहीं रही थी। तो हमारा फाइनल इक्वेशन ये आएगा -y² + xy + x², मतलब फाइनल आंसर ये आएगा हमारा। ठीक है, तो हाँ शॉर्टकट से कैसे करते, 1 यहाँ दे देते, ये 1 यहाँ देते, इसको माइनस बनाते, फिर साइन चेंज करते तो यही आ जाता, राइट। चलो ठीक है, फिलहाल आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ लिख लिए हैं ताकि खटाखट से हम लोग सॉल्व कर सकें। तो के पता करना है बेसिकली सातों क्वेश्चंस में। पहले क्वेश्चन में बोला है के पता करो अगर इस इक्वेशन के स्लोप का सम 0 हो रहा है तो हमारा इक्वेशन क्या दे रखा है 3x² + kxy - y² बराबर 0। ठीक है, तो कंपेयरिंग विथ ax² + 2hxy + by² बराबर 0, सो देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएगी 3, 2h की वैल्यू आ जाएगी k और b की वैल्यू आ जाएगी -1। सिंस सम ऑफ स्लोप बराबर 0, देयरफॉर m1 + m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब -2h/b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब -k/-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, सॉरी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, राइट। -2h/b - k/-1 0 है तो k की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना। अरे यार मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ यार फालतू सी चीज़ में, देख रहे हो गाइस, मतलब क्वेश्चन में इतना दम था कि मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया, राइट। ओके, तो आंसर 0 ही है, तो k बराबर हो गया 0। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो मतलब इसमें m1 * की भी चर्चा करनी है। सो इक्वेशन क्या दे रखा है x² + kxy - 3y² बराबर 0। सो कंपेयरिंग विथ ax² + 2hxy, ठीक है अभी सेकंड कर रहे हैं फिलहाल, + by² बराबर 0। सो a की वैल्यू 1, 2h की वैल्यू k और b की वैल्यू -3, तो m1 + m2 क्या हो जाएगा, m1 + m2 हो जाएगा -2h/b, मतलब -k/b की वैल्यू -3, तो ये आ जाएगा k/3। m1 m2 हो जाएगा a/b मतलब 1/-3, तो ये आ जाएगा -1/3। तो सिंस m1 + m2 जो है वो इक्वल बोला है m1 * m2 के, देखो ना सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू प्रोडक्ट। सो m1 + m2 जो है वो m1 m2 के बराबर है। सो इट मीन्स जो k/3 है वो -1/3 के बराबर है। सो k कट गया तो k की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1, मतलब बेसिकली आपको m1 की वैल्यू दे दी है 1। ठीक है, ठीक है, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन है 3x² - 4xy + 5y² बराबर 0। भाई k कहाँ है, भाई k कहाँ है, 3x² - 4xy + 5y² बराबर 0 इज 1, तो k किधर गया, देखना पड़ेगा यार ये तो। ठीक है, तो यहाँ पे है k, तो ये है ky², तो ये हो गया ky²। सो देयरफॉर कंपेयरिंग विथ ax² + 2hxy + by² बराबर 0, a के वैल्यू आ जाएगी 3, 2h की वैल्यू आ जाएगी -4 और b की वैल्यू आ जाएगी k, तो m1 + m2 क्या हो जाएगा -2h/b, मतलब -4/k, और यहाँ पे दे रखा है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1, तो बेसिकली एक स्लोप तो 1 दे रखा है, तो m1 मान लो 1 है, तो 1 + m2 आ गया 4/k। ठीक है, अब m1 * m2 क्या आएगा, m1 * m2 आएगा a/b, मतलब 3/k, तो m1 क्या है 1, तो बेसिकली m2 की वैल्यू है 3/k। अब इस m2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दो। सो देयरफॉर 1 + 3/k बराबर 4/k। सो 1 बराबर आ जाएगा 4 - 3/k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। नहीं समझे, देखो ऐसे समझ लो, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया k + 3/k इज इक्वल्स टू 4/k, तो k से k कैंसिल हो गया तो k बराबर आ गया 4 - 3 दैट इज 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 उड़ा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस,
मतलब फिर से तुम्हें एक स्लोप देने का प्रयास उसने किया है और दे भी दिया है बेसिकली, बट तुम ना समझ पाओ तो वो तुम्हारी कमजोरी है फिर, ठीक है। इसमें बोला है वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो ये लाइन का स्लोप क्या है, ये लाइन का स्लोप है -5/3। तो जो स्लोप हमें दिया हुआ है वो क्या रहेगा, इसमें से दोनों में से इस इक्वेशन में जो दो लाइन्स है उसमें से एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है इस स्लोप के, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, उसका स्लोप इसका रेसिप्रोकल विथ अपोजिट साइन हो जाएगा, मतलब m1 हो जाएगा 3/5, राइट। हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। सो m1 हो गया। सो इक्वेशन क्या है, 3x² - kxy + 5y² = 0। सो कंपेयरिंग करोगे ax² + 2hxy + by² = 0 से, तो a की वैल्यू मिल जाएगी 3, 2h की वैल्यू मिल जाएगी -k और b की वैल्यू मिल जाएगी 5। सो देयरफॉर m1 + m2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2h/b, मतलब -k/5, और m1 तुम्हें पता है 3/5, मतलब 3/5 + m2 की वैल्यू है k/5, ठीक है। अब m1 × m2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a/b, मतलब 3/5, ठीक है। और m1 क्या है, m1 है 1, सॉरी m1 है 3/5, तो m1 भी 3/5 और ये m2 और ये भी 3/5, मतलब m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 1 है, तो इस 1 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। सो देयरफॉर 3/5 + 1 = k/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, k की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है स्लोप ऑफ वन लाइन इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब m1 = 3 m2 दिया है, तो यार बस तुम्हें ये खिलवा रहा है, ठीक है, और तुम खेले जा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है जो m1 है वो 3 m2 के बराबर है। इक्वेशन देखते हैं, 3x² + 4xy + ky² = 0। सो ax² + 2hxy + by² = 0। सो a की वैल्यू आ गई 3, 2h की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई k। सो m1 + m2 क्या हो जाएगा, m1 + m2 आ जाएगा -2h/b, मतलब -4/k, और m1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3m2, तो 3m2 + m2, चाहिए तो पहले फॉर्मूला ही लिख लो -2h/b, क्योंकि 2 बार लिखना ही पड़ रहा है, तो -4/k, तो ये हो गया 4m2 = -4/k, ठीक है। तो अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा है m1 × m2 क्या आ जाएगा, a/b, ठीक है, और m1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3m2, तो 3 × m2 का स्क्वायर आ जाएगा a/b, मतलब 3/k, और m2 यहाँ से निकाल लो, m2 यहाँ से क्या आ जाएगा, m2 यहाँ से आ जाएगा -1/k, तो यहाँ पे डाल दो m2, तो m2 -1/k यहाँ डालोगे तो ये हो जाएगा 1/k², 3 से 3 कट भी गया, तो m2 का स्क्वायर आ रहा है 1/k, और m2 की जगह -1/k आएगा तो ये हो जाएगा 1/k², तो 1/k² = 1/k, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k² = k को यहाँ लेकर आओगे तो k² - k = 0, k ले लो कॉमन तो k - 1 = 0, तो k का 2 वैल्यू है, एक वैल्यू है 0, एक वैल्यू है 1, ठीक है। तो 0 और 1 दो वैल्यू यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, बट अगर आप 0 डाल देते हो, कोई दिक्कत है क्या 0 डालने पे, पाँचवें पे अगर आप k 0 डाल देते हो तो ये 0 हो जाएगा, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो k = 0 भी करेक्ट है, k = 1 भी करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द लाइन डिफर बाय 1, मतलब m1 - m2 की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है, kx² + 5xy + y² = 0, तो ax² + 2hxy + by² = 0, तो a की वैल्यू k आएगी, 2h की वैल्यू 5 आएगी और b की वैल्यू 1 आएगी, तो m1 + m2 आएगा -2h/b, मतलब -5/1, और m1 × m2 आएगा a/b, मतलब k/1, ठीक है। सो देयरफॉर नहीं, सिंस m1 - m2 का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है m1 + m2 के होल स्क्वायर के -4m1 m2 के, तो m1 + m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, -4m1 m2 मतलब -4k, और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है 1 का, सो देयरफॉर 4k का वैल्यू आ जाएगा 24, तो k का वैल्यू आ जाएगा 6, तो k का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में बोला है वन ऑफ द लाइन इज दिस, मतलब दोबारा से तुम्हें स्लोप देने का उसने कोशिश किया है, अब तुम ले नहीं पा रहे हो तो तुम्हारी दिक्कत है। देखो ये लाइन है इस इक्वेशन में, इसका स्लोप क्या है -2, मतलब एक वैल्यू तुम्हें दे दिया है m1 दे दिया है तुम्हें -2, तो
6x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। कंपेयरिंग करोगे तो ax स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, 2h की वैल्यू आ जाएगी k और b की वैल्यू आ जाएगी 1। सो देयरफॉर m1 प्लस m2 हो जाएगा -2h अपॉन b, मतलब -k अपॉन 1। पूरा ही लिख लो, -2h अपॉन b। देखो स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, चिल्लाना मत। तो -2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -k अपॉन 1। तो बेसिकली m2 की वैल्यू क्या आ गई, m2 की वैल्यू आ गई 2 - k और m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 हो जाएगा a अपॉन b मतलब 6 अपॉन 1। और m2 तुम्हें पता है 2 - k और m1 तुम्हें पता है -2। तो -2 इंटू 2 - k बराबर 6। तो 2 - k बराबर -3। तो k बराबर आ जाएगा 5। 3 यहाँ आएगा, k वहाँ जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 5। तो ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता है कि 10 मिनट से ज़्यादा लगा है 5-7 को कराने में, ठीक है। और अगर लगा भी है तो क्या जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एंगल बाइसेक्टर्स का जॉइंट इक्वेशन निकालना है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का हमें निकालना है, ठीक है। फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। पूरा लिख देता हूँ, देखो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस which bisect the angle between the lines, which bisect the angle between the lines given by, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन है। तो मैंने आप लोगों को याद करो 4.3 में एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बोला जब भी एंगल बाइसेक्टर का जॉइंट इक्वेशन पूछे तो आप आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर a माइनस बी अपॉन एच, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग फॉर्म से लिखा है, बट मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। तो बेसिकली कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। तो a की वैल्यू 1, h की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई बराबर a माइनस बी मतलब 1 - 2 और h की वैल्यू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 वाई स्क्वायर बराबर -x वाई। इसको इस साइड ले आओ और पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर। अच्छा, तो ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया। शॉर्टकट मेथड नहीं, यही मेथड है। आपको लिखना है द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज गिवन बाय दिस, देयरफॉर दिस, ऐसे कर देना है, ठीक है। बट फिर भी तुम्हें अगर मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से हो रहा है, अंदर से उबाल आ रहा है कि भाई मेथड जानना है, मेथड जानना है, तो मेथड मैं तुम्हें बता देता हूँ, करा देता हूँ। देखो क्या है मेथड। मेथड ऐसा है कि भाई ये पेयर ऑफ लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो पेयर ऑफ लाइंस है वो क्या कर रही है, इन दोनों लाइंस को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है तो मतलब बेसिकली ऐसे बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर वो लाइंस बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये दोनों लाइन जो होंगी, ये दोनों लाइन का जो डिस्टेंस होगा, कहाँ से, इस लाइन से और इस लाइन से जो इसका डिस्टेंस होगा वो सेम रहेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है हमारा x, y, ये कोऑर्डिनेट है हमारा x, y, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस इस लाइन से सेम होगी और इसकी डिस्टेंस इस लाइन से सेम होगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना एंगल बाइसेक्टर्स की। एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे 90 डिग्री जब बनाते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों की इक्वल होती है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि दो ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है, राइट। तो आप लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले कंसेप्ट से इसमें पहले आप सेपरेट इक्वेशन निकालो। सेपरेट इक्वेशन निकालोगे तो क्या आएगा, ये फिलहाल बढ़िया मेथड हो गया। और फिलहाल मैं आपको एक घच्च मेथड बताने जा रहा हूँ, मतलब यूज़ कर सकते हो तो करो। मतलब इक्वेशन बाई चांस तुम्हें ये नहीं याद आ रहा है तो ये यूज़ कर लो। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले सेपरेट इक्वेशन निकालनी होगी। तो इसका देखो फैक्टर हो रहा है 2 1 जा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0। तो x लिया यहाँ से कॉमन तो अंदर आया x प्लस 2y, यहाँ से y लिया कॉमन तो अंदर आया x प्लस 2y। तो एक इक्वेशन आया x प्लस वाई बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन आया x प्लस 2y बराबर 0, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। एक तो इस लाइन से मतलब x प्लस वाई से, और एक तो इस लाइन से मतलब x प्लस 2y से, ठीक है। तो ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ओके, तो यहाँ पे a1x मतलब
a1 क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, a1 हो जाएगा आपका x, a1 x में x आएगा सिर्फ, राइट, और b1 y में क्या आएगा, y आएगा, और नीचे इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस 2y अपॉन रूट 5। बेसिकली तुम्हें करना क्या है, देखो सेपरेट इक्वेशन निकाला तुमने, सेपरेट इक्वेशन निकालने के बाद तुमने मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों की इक्वल है। अब तुम्हें एक पॉइंट अज्यूम करना है कि भाई इस लाइन पर मुझे एक पॉइंट चाहिए जहां से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रहा हूं, तो वो पॉइंट तुमने मान लिया 1,2, ठीक है। तो बेसिकली इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस वाई क्यों आया, a1 b1 c1 ये सब कहाँ गया, तो a1 b1 c1 तो है नहीं वैसे, ठीक है। और a1 x प्लस b1 y का सेंस ही वही होता है कि इस जगह से हम लोगों को वो पोजीशन देखना है, तो बेसिकली इस लाइन से हमें वो पोजीशन देखना है, तो वो लाइन तो हम लोगों की x प्लस वाई ही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे x प्लस वाई ही आया, राइट। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। x1 और y1 क्या होते हैं इसमें, x1 और y1 हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और a और b क्या होता है, a और b कोएफिशिएंट होता है किसका, इस इक्वेशन ऑफ लाइन का, तो इसका इक्वेशन क्या है 1, और x1 क्या है हमारा, x1 हमारा ये है, इस पोजीशन की देख रहे हैं ना हम लोग, इस पॉइंट की डिस्टेंस देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर, तो ये x1 हमारा x है और y1 हमारा y है, तो बेसिकली x1 हमारा x हो गया, a1 तो हमारा 1 था, b1 हमारा 1 था और y1 हमारा y हो गया, और c तो यहाँ से नहीं तो 0, तो बेसिकली नीचे रूट 2 आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ पे a1 क्या है 1 और x1 क्या है x, b1 क्या है 2, y1 क्या है y, और नीचे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब रूट 5। अब समझा, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, ये मेथड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनको फिर भी थोड़ा उबाल आ रहा था उनके लिए मैंने बताया। अब देखो स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2y का होल स्क्वायर अपॉन 5, ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4xy। तो देखो 5 2 ज़ा 10xy में जब 10xy में जब 8xy माइनस करोगे तो ये आएगा 2xy, और 5y स्क्वायर में 8y स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस 3y स्क्वायर, और 5x स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर बराबर 0। क्लियर, समझ गए कैसे करना रहता है। सेपरेट इक्वेशन निकालो, सेपरेट इक्वेशन निकालने के बाद मान लो एक पॉइंट x, y जहां से तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस करनी है इक्वल, तो पॉइंट हो गया x1 y1 xy, और a1 b1 देख लेना अब इक्वेशन में जो है, जैसे इसमें a1 b1 1 1 था, इसमें a2 b2 जो था वो 1 2 था, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक बार किया है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन। तो दो लाइन्स है यहाँ पे जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रही है विथ लाइन x बराबर 3। तो यहाँ पे एक लाइन है x बराबर 3 जिसके साथ इन लोग बना रही हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया हम लोगों का ट्राइंगल इक्विलेटरल वाला। तो इसका बेसिकली हमें इक्वेशन पता करना है, तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, राइट। तो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ओके। तो स्लोप क्या क्या होगा, इसका स्लोप होगा 30 डिग्री, और उस वाले का स्लोप कितना होगा, उस वाले का स्लोप होगा 120 डिग्री, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा 120 डिग्री। तो बेसिकली स्लोप ऑफ, इसको नाम दे दो OAB, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन OA हो गया tan 30, मतलब ये हो गया 1/√3। तो इसका इक्वेशन आ गया y बराबर 1/√3x, और स्लोप ऑफ लाइन OB का स्लोप क्या आ जाएगा, tan 120 के बराबर, मतलब बेसिकली सॉरी tan 150 के बराबर, ठीक है। मतलब tan 180 माइनस 30, मतलब बेसिकली -1/√3 के बराबर। सो देयरफॉर y बराबर आ जाएगा -1/√3x। नहीं समझ पा रहे हो कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है जिसकी हम बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एंगल तो 60 से बहुत ज़्यादा है। हम लोगों का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये पहला लाइन, ठीक है, और ये दूसरा लाइन, ये ऐसा कुछ, और ये x बराबर 3, ठीक है, ये x बराबर 3, तो ये x बराबर 3 है, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना 30 डिग्री,
और ये एंगल कितना 60 डिग्री, ये एंगल कितना 60 डिग्री, ये एंगल कितना 60 डिग्री। अगर ये एंगल पूरा 60 डिग्री है तो ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट होगा 30 डिग्री। अगर पूरा 60 डिग्री है तो ये छोटा वाला पार्ट क्या होगा, ये छोटा वाला पार्ट होगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 150 डिग्री, क्योंकि पूरा एक्सिस तो 180 होता है, जिसमें से 30 हो गया तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं सही से फील नहीं करा पाया, फिलहाल आप समझ में आया? तो इसलिए -1/√3x। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x + √3y बराबर 0, और इसका इक्वेशन आ गया x - √3y बराबर 0। तो कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा x² - 3y² बराबर 0। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, शो दैट द लाइन्स x² - 4xy + y² एंड x + y बराबर 10 कंटेन्स द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर ये +4xy हो या -4xy हो और यहाँ पे स्लोप +1 हो या -1 हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाता है। और देखो वही हो रहा है, -4 है, स्लोप भी -1 है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो करना क्या है, हमें पहले प्रूफ करना होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बना रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो लाइन दी है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका स्लोप कितना है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x + y बराबर 10। तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है -1। ठीक है, अच्छा तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर ये पेयर ऑफ लाइंस मतलब ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं तो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। मतलब बेसिकली इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे जो एक्यूट एंगल बनेगा, जो थीटा बनेगा, वो कितने का बनेगा, वो 60 का बनेगा। तो हम लोग मान लेते हैं tan 60 बराबर एक स्लोप अननोन है और एक स्लोप नोन है -1 और 1 + m1 m2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो हम लोग बेसिकली करेंगे क्या पता है, हम लोग इस tan थीटा के फॉर्मूले की हेल्प से बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद मैच करेंगे कि क्या वो इक्वेशन इससे मैच करती है। अगर मैच कर गई तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल 60 हो गया। फिर अगर मैच करा तो tan 60 होता है √3, तो √3 बराबर हो गया m + 1/1 - m1। m1 ले लो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। एंड m1 इज द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इन x² - 4xy + y² बराबर 0। ठीक है, सो देयरफॉर स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, तो 3 बराबर m1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - m1 का होल स्क्वायर। अरे m ही रहने दो यार, इसको ये m1 लिखने में झंझट हो रही है। ठीक है, ओके, तो इसको यहाँ कर लो। तो देयरफॉर 3 × 1 - m का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 - 2m + m² इज इक्वल्स टू m² + 2m + 1। सो देयरफॉर ये आ गया 3 - 6m + 3m² बराबर m² + 2m + 1। ठीक है, 3m² में m² माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2m², -6m में 2m माइनस होगा तो ये आ जाएगा -8m। 3 जब यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो आपको मिल गया m² - 4m + 1 बराबर 0। अब m को डाल दो y/x, पुट m बराबर y/x। क्यों? क्योंकि लाइंस पास हो रही हैं ओरिजिन से, तो हम लोग m को y/x पुट कर सकते हैं। ठीक है, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, दैट्स वाई। ओके, तो y/x डालोगे तो ये हो जाएगा y² / x² - 4 × y/x + 1 बराबर 0। पूरे इक्वेशन को x² से मल्टीप्लाई कर दो तो y² - 4yx + x² बराबर 0। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x² - 4xy + y² बराबर 0 मिल गया हमें, जो कि यही इक्वेशन हमें दे भी रखा था। सो देयरफॉर x² - 4xy + y² एंड x + y बराबर 10 मेक्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, कैसे किया, हम लोगों ने इसका स्लोप निकाल लिया -1 और फिर उस -1 के स्लोप के साथ हमने tan थीटा को जब 60 लेके सॉल्व किया। 60 लेके ही क्यों सॉल्व किया, क्योंकि इक्विलेटरल होगा तो 60 डिग्री पे प्रूफ हो जाएगा, और नहीं होगा तो कुछ और आ जाएगा, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें वो मिला, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में जब हमने y/x डाला तो हमें ये मिल गया जो इक्वेशन हमें मेन दिया था यहाँ पे। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बोल रहा है, लगे हाथ पता कर ही लो। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, क्या यूज करना है, h² / √3। h² कैसे निकालना है, देखो y बराबर 10 - x वाली लाइन कहाँ से जाएगी, ये लाइन यहाँ से कुछ जाएगी और ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है। तो बेसिकली यहाँ से एक आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये हाइट इसकी ड्रॉ कर दो। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए।
सॉरी ये कोऑर्डिनेट्स जो आपने बनाए हैं ये किस पर बनाए हैं, x प्लस वाई बराबर 10 पर बनाए हैं, राइट। तो हमें हाइट निकालनी है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर ओरिजिन से ले लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन तक की, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन तक की क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1y, तो a1x मतलब 0 इंटू एक्स प्लस b1y मतलब 0 इंटू वाई प्लस c1 मतलब -10 अपॉन रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम p बोल रहे हैं। सो p बराबर आ गया -10/√2 मतलब प्लस 10/√2, प्लस 10/√2 कैन बी रिटन एज 5√2, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5/√2 आया है, सो हमारा एरिया आ जाएगा, ये पता नहीं कैसा निशान पड़ गया, एरिया आ जाएगा h² h² मतलब 5√2 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 2 अपॉन √3, तो एरिया आ जाएगा 50/√3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया ना, प्रूफ कैसे किया वो समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस लाइन पे, इस लाइन पे x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कैसे निकाला, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो a1 क्या है हमारा, a1 हमारा 0 है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, b1 क्या है हमारा, b1 भी 0 है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, और x हो गया वो और y हो गया वो, सिंपली सॉल्व होके आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोल रखा है स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज 3 टाइम्स द अदर, तो स्लोप में ये अभी भी खेले जा रहा है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से स्लोप है, 12th में भी स्लोप है, तो स्लोप ही स्लोप में अभी भी गेम चल रहा है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन दिस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब बेसिकली ax² प्लस 2hxy प्लस by² में जो लाइन्स हैं उनका जो स्लोप है वो m1 जो है वो 3m2 के बराबर है, तो ओके इसको दे दो 1, सो m1 प्लस m2 हम जानते हैं -2h अपॉन b होता है, तो इस केस में 4m2 बराबर हो जाएगा -2h अपॉन b, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी -h अपॉन 2b, और m1 इंटू m2 हो जाएगा a अपॉन b, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिखा था, ये हमने लिखा था फ्रॉम 1, तो m1 की जगह हम लोग लिख देते हैं 3m2, तो ये हो गया 3 इंटू m2 का स्क्वायर बराबर a अपॉन b, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमने लिखा फ्रॉम 1, तो पुटअप कर दो, m2 की वैल्यू -h अपॉन 2b है, इसका स्क्वायर कर दो, तो 3 इंटू h स्क्वायर अपॉन 4b² बराबर a अपॉन b, तो b से b खत्म, तो 3h² बराबर 4ab आ गया, ठीक है, 3h² बराबर 4ab आ गया, यही प्रूफ करना था ना, 3h² बराबर 4ab, जी हाँ यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में बाइसेक्टर का ही इक्वेशन दोबारा से पूछा है, तो इसका हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज गिवन बाय क्योंकि देखो अब की बार तो फैक्टर्स भी नहीं हो रहे हैं, तो तुम्हें पहले फार्मूला मेथड से फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, उसके बाद सॉल्व कर पाओगे अगर वैसे करने जाओगे तो ये लगाओ ना, इज गिवन बाय x² माइनस y² अपॉन xy बराबर a माइनस b अपॉन h, तो x² माइनस y² मतलब x² माइनस y² ही, और xy मतलब xy ही, ठीक है। a माइनस b मतलब 5 माइनस 1, 5 माइनस -1, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, a प्लस b तो नहीं है, a माइनस b है, और h क्या है, h की वैल्यू 3 है, तो बेसिकली तुम्हारा आंसर आ गया 3x² माइनस 6xy माइनस 3y² बराबर 0, मतलब तुम्हारा आंसर आ गया x² माइनस 2xy माइनस y² बराबर 0, 3 से डिवाइड कर दिया और क्या, तो बेसिकली शॉर्टकट यूज़ करो, चिंदी है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है फाइंड ए इफ सम ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, मतलब m1 प्लस m2 जो है वो 2m1 m2 के बराबर है, तो m1 प्लस m2 निकालो, क्या आ जाएगा -2h अपॉन b, ठीक है, 2h की वैल्यू है 8, तो -8 अपॉन b की वैल्यू है 5, m1 m2 आ जाएगा a अपॉन b, मतलब ये आ जाएगा a अपॉन 5, सो देयरफॉर इस कंडीशन में डाल दो तो -8 अपॉन 5 जो है वो 2 इंटू a अपॉन 5 के इक्वल है, इससे ये खत्म, ये 2 4 8, तो a बराबर आ गया -4। भाई साहब इतना छोटा सॉल्यूशन, वो भी मिसलेनियस में, हाँ इतना ही छोटा है, आधे मिनट में हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर ये सब हम लोग अब एक साथ सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 है और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। 12th में बोला है दिस लाइन कोइंसाइड विथ वन ऑफ दीज लाइन देन प्रूव दैट दिस। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड का मतलब होता है जैसे कोई लाइन ऐसे जा रही है तो इसी के ऊपर से जाना, तो बेसिकली जो इक्वेशन इस लाइन का रहा होगा वही इक्वेशन इसका भी होगा, क्योंकि ये वही चीज़ है ना यार। अभी एक बात बताओ,
जैसे आप हो और एक कोई बंदा है जो आपसे एकदम मिलता जुलता है, राइट, तो आपकी दोनों की सारी चीज़ें सेम होंगी या नहीं? फिजिकल अपीयरेंस में आपकी आंखें, आपका मुंह, आपका टेक्सचर, सब कुछ सेम होगा या नहीं, राइट। तो वैसे ही जैसे ये लाइन जो है अगर इससे एक दूसरी लाइन कोइंसाइड कर रही है तो बेसिकली दोनों का सब कुछ सेम होने वाला है, तो इक्वेशन भी सेम होने वाला है। इक्वेशन क्यों सेम होने वाला है? इक्वेशन इसीलिए सेम होने वाला है क्योंकि कोइंसाइड हो रही है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल होती तो सिर्फ स्लोप सेम होता, तो अगर कोइंसाइड हो रही है तो ये इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। सो सिंस लाइन 4x - 5y बराबर 0 कोइंसाइड्स विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, देयरफॉर y बराबर 4/5x शुड सेटिस्फाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। सेटिस्फाई तो करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, तो डाल दो इसमें। सो ax स्क्वायर प्लस 2hx, y की जगह डाल दो 4/5x और फिर से y की जगह डाल दो 4/5x का होल स्क्वायर बराबर 0। तो पूरे इक्वेशन में 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 25ax स्क्वायर, ये हो गया 25 2 ज़ा 50 hx स्क्वायर इंटू 4 अपॉन में है 5 प्लस 25b इंटू 4x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो 16x स्क्वायर अपॉन में है 25, तो ये 25 से ये खत्म बराबर 0, x स्क्वायर हर जगह है तो खत्म। तो देयरफॉर फाइनली आ गया 25a प्लस 40h, 5 10 ज़ा 50, 10 4 ज़ा 40h प्लस 16b बराबर 0। ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड ये है कि अगर ये लाइन इससे कोइंसाइड कर रही है तो इसका स्लोप जो है वो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करके। तो अगर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर बराबर 0, और यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो। m की वैल्यू क्या आ रही है? m की वैल्यू आ रही है 4/5, तो ये m 4/5 उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए। तो a प्लस 2h इंटू 4/5 प्लस b इंटू 16/25, 4/5 का स्क्वायर 25 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो तो 25a प्लस 40h प्लस 16b बराबर 0। तो दो मेथड है, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर? आसान है यार ये तो। क्वेश्चन नंबर 13 में तीनों में क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन, और उसके बाद आपको एक्यूट एंगल पता करना है, मतलब आपको tan थीटा पता करना है। उसके बाद बेसिकली थीटा पता करना है, तो tan थीटा से ही गुजर के जाना पड़ेगा, राइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 के तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक ही साथ कर लेते हैं यार, ठीक है। थोड़ा टाइम कम लगता है अगर मैं ऑन कैमरा रह के सॉल्व करता हूँ, तो एक प्रेशर रहता है ना कि वीडियो चल रहा है जल्दी करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 9x स्क्वायर माइनस 6y, 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर प्लस 18x माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। सो कंपेयरिंग करो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। सो देयरफॉर a बराबर आ गया 9, 2h बराबर आ गया -6, तो h आ गया -3, b बराबर आ गया 1, ठीक है, b बराबर आ गया 1, 2g बराबर आ गया 18, तो g बराबर आ गया 9, 2f बराबर आ गया -6, तो f बराबर आ गया -3, और c बराबर आ गया 8। तो अगर ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक कंडीशन AHG BFFC 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन h स्क्वायर माइनस AB पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ओरिजिन से पास होने वाला होमोजीनियस इक्वेशन होता तो सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी थी, क्योंकि उस कंडीशन में ये तो 0 हो ही जाता अपने आप। क्यों? क्योंकि f 0 हो जाता और g 0 हो जाता, गेम ही ओवर हो जाता, ठीक है। फिलहाल सॉल्व करते, तो d बराबर a की जगह 9, अभी हमने प्रूफ नहीं किया ना, अभी तो प्रूफ करेंगे। 9, h की जगह -3, g की जगह 9, ठीक है। मतलब मैंने मिटा क्यों दिया यहाँ से 0? क्योंकि हमें प्रूफ करना है वो आगे, ठीक है। इक्वल थोड़ी लेके चलेंगे, प्रूफ करना है ना, तो इसलिए मैंने मिटा दिया। ओके, g की जगह 9, h की जगह -3, b की जगह 1, f की जगह -3 और c की जगह 8। सॉल्व करो तो 9, 1 8 जा 8, -3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया -24 प्लस 27 प्लस 9, ये हो गया 9 - 9। तो देखो ये हो गया 9 × -1, और ये हो गया 3 × +3, और ये आ गया 0। तो ये आ गया -9, ये आ गया +9, तो टोटल आ गया 0। तो सिंस d बराबर 0, और सॉल्व करते हैं h स्क्वायर माइनस AB,
तो एच स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, माइनस ए क्या है आपका 9 और बी क्या है आपका 1, तो ये हो गया 9 - 9 0। तो सिंस 0 बराबर 0, मतलब सिंस एच स्क्वायर माइनस ए भी 0 है और डी भी 0 है, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट्स करता है। अच्छा, एच स्क्वायर माइनस ए भी 0 आया, इसका क्या सेंस है पता है? लाइन्स पैरेलल है या लाइन्स को इंसिडेंट है? लाइन्स पैरेलल है मतलब tan थीटा 0 आने वाला है, बट फिर भी सॉल्व कर देते हैं। सो सिंस tan थीटा बराबर 2 √ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, वैल्यूज डालो यहाँ पे। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर 9, a की वैल्यू है 9 और b की वैल्यू है 1, तो 9 × 1 क्या आ जाएगा 9, और a प्लस बी मतलब 9 + 1। तो देखो रूट में क्या हो गया 0, तो बेसिकली 2 √ 0 अपॉन 10 फाइनली 0 ही आ जाएगा। तो थीटा क्या आ गया? थीटा आ गया 0। इसका मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल, राइट। तो वही होना था क्योंकि एच स्क्वायर माइनस ए भी 0 आ रहा था, तो इसका मतलब थीटा तो 0 आना ही था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ओके, सो आई एम इरेजिंग इट। तो थोड़ा तो शॉर्टकट चलता है ना यार, थोड़ा भी शॉर्टकट नहीं चलने दोगे? ठीक है, नेक्स्ट वाले में नो शॉर्टकट। ओके, तो यार ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा कम ही टाइम लगा है, बहुत ही फटाफट से हम लोगों ने चीज़ें कर ली है, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लेंगे ताकि अगले लेक्चर में थोड़ा प्रेशर कम रहे। फाइनल क्वेश्चन से तो मुझे पता है कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन जरूर आ जाएगा जो थोड़ा लेंदी होगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर प्लस x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर आएगा 2, 2h बराबर आएगा 1, b बराबर आएगा -1, 2g बराबर आएगा 1, 2f बराबर आएगा -4 और c बराबर आएगा 3। तो f बराबर आया -2, तो g बराबर आएगा 1/2, तो h बराबर आ जाएगा 1/2। तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सो d बराबर AHG BFFC। ठीक है, a क्या है 2, h क्या है 1/2, g क्या है 1/2, तो g है 1/2, b क्या है -1 और f क्या है -2, c क्या है 3 और f क्या है -2। सॉल्व कर लो तो 2 ले लो यहाँ से और 2 के साथ सॉल्व करो तो -1 × 3 -3 और 2 2 4, फिर -1/2, 1/2 × 3 3/2, माइनस प्लस 1, फिर प्लस 1/2 के साथ सॉल्व करो तो -1 माइनस प्लस 1/2। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 2 × -7 -1/2 × 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2 हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -14 -5/4 -1/4। तो बेसिकली हमने कुछ गलती कर दी है, ठीक है, वरना ऐसी घपलेबाजी नहीं होती। तो f की वैल्यू -2 है, -4y प्लस 3g की वैल्यू तो 1/2 है। AHG h की वैल्यू 1/2 है क्या? तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गलत दिया, मैं देखता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन को कोटि कोटि नमन प्रणाम, जो भी बोलो, सब कम है भाई इनके लिए। +4y है तो +4 है तो +2 है, तो बेसिकली f की वैल्यू +2 है। तो ये आएगा -3 -4 -7 तो आ जाएगा। ठीक है, अरे यार पूरा रिजॉल्व करो दोबारा। तो f की वैल्यू +2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × -1 3 या -3 और 2 2 4, तो -3 -4। अरे यार फिर क्या खर्च हो रहा है। f की वैल्यू +2 और c की वैल्यू भी -3 है शायद गाइस। हाँ, c की वैल्यू भी -3 है, तो ये भी -3 है, तो टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लेना। तो ये -3 है तो -1 × -3 +3 हो जाएगा, फिर -1/2 के साथ ब्रैकेट खोलोगे तो 1/2 × -3 आ जाएगा -3/2, 1/2 × 2 आ जाएगा 1, फिर प्लस 1/2 के साथ ब्रैकेट खोलोगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2। रिजॉल्व करते तो 2 × -1 -1/2, ये आ जाएगा -3/2 -1 -5/2 और प्लस 1/2 × 3/2। तो रिजॉल्व करते ही आ गया -2, ये आ जाएगा +5/4, ये आ जाएगा +3/4। तो 5/4 3/4 हो जाएगा 8/4, तो 8/4 क्या होता है 2 होता है, तो ये आ गया -2 + 2, तो ये आ गया 0। तो d तो हमारा 0 आ गया। चेक कर लेते हैं h स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस a क्या है 2, b क्या है -1, तो ये आ गया 1/4 + 2,
मतलब ये आ गया 9/4, तो बेसिकली ये तो ग्रेटर देन 0 है ही। तो सिंस एच स्क्वायर माइनस ए बी इज पॉजिटिव एंड डी बराबर 0, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। h और ए बी की वैल्यूज बता दो। h की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 माइनस a क्या है 2 और b क्या है -1, तो 2 × -1 अपॉन a प्लस बी मतलब 2 - 1, ये आ जाएगा 1। तो ये आ गया 2√1/4 + 2 आ जाएगा 9/4। तो इसको रिजॉल्व कर दोगे तो 2 × 3/2 आ जाएगा। 2 से 2 खत्म, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3। अब कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है तो उसमें क्या बताऊं यार। अब आप बोलोगे सर यू टीच सो फास्ट। फास्ट नहीं भाई, मिसलेनियस कर रहे हो। एक्सरसाइज देखो फिर मेरी, उसमें भी फास्ट पढ़ाया है। अरे यार किसी और का वीडियो देख लो, आई एम सॉरी। ठीक है, 1/4 + 2 हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 9/4 आया, और नीचे 1 था तो लिखने का कोई सेंस नहीं था। √9/4 होता है 3/2, 2 से 2 खत्म, तो थीटा ही आया। चलो आगे बढ़ते, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन तो चिंदी है यार, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा झोल झाल कर देंगे। पता है क्या झोल झाल? हम लोग ब्रैकेट ओपन करने की जगह आप लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप लोग, कि उसमें जो x - 3 है वो 2 बार है और y - 4 भी 2 बार है। तो अगर मैं x - 3 को कैपिटल X पुट कर दूं और y - 4 को कैपिटल Y पुट कर दूं, तो वो हमारा बन जा रहा है होमोजीनियस इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। राइट, तो हमारा काम तो हो जा रहा है। सो देयरफॉर थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 और y - 4 + 2 टाइम्स y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। हम पुट कर देते हैं x - 3 को कैपिटल X, ठीक है, एंड y - 4 को कैपिटल Y। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस xy + 2y² बराबर 0। ठीक है, ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लो। ax स्क्वायर प्लस 2hxy + by² बराबर 0 से। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, 2h की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2। करेक्ट मेथड है, टेंशन मत लो। h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकालो तो वो आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर। h की वैल्यू 1/2 है ना, तो h स्क्वायर माइनस 1 × 2, तो ये आ जाएगा 1/4 - 2। तो भाई ये तो नेगेटिव आ जा रहा है। ओहो, प्लस माइनस का कुछ लोचा है क्या? ओके, तो ये माइनस है गाइस, अब की बार मैंने गलत लिखा है, टेक्स्ट बुक ने नहीं। तो ये आ गया -2y², तो ये प्लस था, तो b की वैल्यू -2 है, तो ये -2 है, तो ये +2 हो गया, तो ये आ गया 9/4। तो सिंस h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, सिंस h स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, tan थीटा निकालना है, tan थीटा भी ऐसे ही निकाल दो। tan थीटा बराबर 2√h² माइनस ए बी अपॉन a + b। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे और फिर आपसे छुट्टी लेंगे। हम कौन होते हैं आपको छुट्टी देने वाले? अरे आप ही तो सब हो हमारे, आप ही करता आप ही धरता। तो ये आ जाएगा 1/4 + 2 और नीचे a + b आ जाएगा 1 - 2। a + b मतलब 1 + -2। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 × √9/4 और नीचे आ जाएगा -1। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 × 3/2 और ये -1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा मॉड के अंदर 3। तो tan थीटा आया 3, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 3। सिंपल छिंदी। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट में बोला है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ y एक्सिस। अब आप बोलोगे यहाँ तो कुछ और लिखा है, पढ़ कुछ और रहे हो। ये तो शॉर्टकट में लिख रखा है मैंने, टेक्स्ट बुक में बेहतरीन दिया हुआ है, ठीक है। तो 60 डिग्री y एक्सिस से बना रही है 2 लाइंस। तो ये y एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस से 2 लाइंस बना रही है 60 डिग्री। 60 डिग्री वो कैसे कैसे बना सकती है? एक तो ऐसे बना सकती है और एक तो ऐसे बना सकती है, राइट। तो ये होगा 60 डिग्री और ये भी होगा 60 डिग्री, दोनों केस पॉसिबल है ना। तो इन दोनों लाइंस का हमें पता करना है इक्वेशन। तो बेसिकली आप जान ही चुके हो क्या करना है, क्या समझ चुके हो? यही कि इसका स्लोप है 30 डिग्री और इसका स्लोप है 150 डिग्री, ठीक है। मतलब इंक्लिनेशन उसका 30 डिग्री है, उसका 150 डिग्री है, तो दोनों का इक्वेशन पता कर लो। ये लिख दो लाइन ओ ए और ये लिख दो लाइन ओ बी। तो स्लोप ऑफ लाइन ओ ए
इज tan 30 मतलब 1/√3 एंड स्लोप ऑफ लाइन OB इज tan 150 मतलब tan 180 माइनस 30 मतलब माइनस tan 30 मतलब माइनस 1/√3। तो सिंस OA एंड OB passes through origin therefore इक्वेशन ऑफ OA आएगा y बराबर 1/√3x एंड इक्वेशन ऑफ OB आएगा y बराबर माइनस 1/√3x। तो यह आ जाएगा और x माइनस √3y बराबर 0 और यह आ जाएगा x प्लस √3y बराबर 0। राइट। तो कंबाइंड इक्वेशन निकालना है तो OA डॉट OB को बराबर 0 कर दो, तो मतलब x² माइनस 3y² बराबर 0 कर दो। कितने बार कर चुके हैं यार ये क्वेश्चन, और कितने बार करवाओगे तुम बताओ? चलो 15वां कर लो। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखने में लग रहा होगा क्या है कैसा है, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन मेक्स एंगल ऑफ इक्वल मेजर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मतलब वो इक्वल एंगल्स बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब XY एक्सिस। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक लाइन है जो x एक्सिस से बना रही है एंगल अल्फा, और यहाँ पे कोई एक लाइन है जो y एक्सिस से बना रही है अल्फा। यहाँ पे एक लाइन है जो x एक्सिस से बना रही है अल्फा, और यहाँ पे एक लाइन है जो y एक्सिस से बना रही है अल्फा। तो यही तो क्वेश्चन में बोला है, मेक्स इक्वल मेजर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मेक्स एंगल ऑफ इक्वल मेजर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस से भी सेम, y एक्सिस से भी एंगल सेम। ठीक है, तो मान लो ये लाइन OA है, ठीक है, और ये लाइन OB है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब ये ऐसे बोल रहा हो कि यार ये जो लाइन है वो यहाँ से अल्फा बना रहा है या यहाँ से अल्फा बना रहा है। राइट, ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग। मान लो ये दोनों लाइन इसी क्वाड्रेंट से पास हो रही हो तो मतलब देखो, मतलब बताते हैं तुम्हें हम मतलब बताते हैं। देखो मान लो ये दोनों लाइंस पहले ही क्वाड्रेंट से पास हो रही है। ये हो गई पहली लाइन और ये हो गई दूसरी लाइन। ये दोनों लाइन पहले ही क्वाड्रेंट से पास हो रही है, और इसका बोला हो कि अगर ये एंगल अल्फा बना रही है और ये एंगल भी अल्फा ही बना रही है। राइट, हो सकता है ये भी बोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें दोनों केसेस लेके चलने हैं। अच्छा, तो इसके लिए एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे? देखो ये एंगल तो अल्फा ही रहेगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल इसके लिए हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा। राइट, स्लोप निकालते समय जो एंगल होगा इसका π/2 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये होगा अल्फा। इस केस में ये तो होगा अल्फा, बट ये हो जाएगा π/2 प्लस अल्फा, या π माइनस अल्फा भी बोल सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंस देयर आर 2 केसेस, तो केस 1 मान के चलते हैं। ठीक है, केस 1 हमने ये पहले वाले डायग्राम को माना। ठीक है, केस 1 के हिसाब से जो स्लोप ऑफ लाइन OA आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा tan अल्फा, और स्लोप ऑफ लाइन OB जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा tan π/2 प्लस अल्फा। तो ये आता है माइनस कॉट अल्फा। राइट, तो ये आएगा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, सो देयरफॉर अगर ये M1 है और ये M2 है, अगर इसको तुमने M1 माना है और इसको M2 माना है, तो M1 इंटू M2 की वैल्यू क्या आ रही है? tan अल्फा इंटू माइनस कॉट अल्फा की वैल्यू क्या आती है बताओ? कॉट अल्फा को लिख सकते हो 1/tan अल्फा, माइनस बाहर ले लो, 1/tan अल्फा लिख सकते हो, और माइनस बाहर ले लिया है, तो बेसिकली इसका आंसर आता है -1। तो M1 M2 आता है -1 कब? इस वाले केस में। बट M1 M2 तो हमारा A/B होता है, बट M1 M2 बराबर A/B, तो कोई बात नहीं, देयरफॉर A/B -1 के इक्वल होगा। राइट, तो A बराबर हो गया -B के। ठीक है, ये आ गया हमारा केस 1 के लिए। अब केस 2 में देखो, केस 2 में ये हो गया OA और ये हो गया OB। तो केस 2, तो केस 2 में स्लोप ऑफ लाइन OA को अगर मैं M1 मानता हूं तो M1 हो जाएगा tan अल्फा, और अगर स्लोप ऑफ लाइन OB को मैं M2 मानता हूं तो ये हो जाएगा tan π/2 माइनस अल्फा, और tan π/2 माइनस अल्फा होता है कॉट अल्फा, प्लस कॉट अल्फा होता है tan π/2 माइनस अल्फा। ठीक है, सो देयरफॉर M1 M2 क्या हो जाएगा? M1 M2 हो जाएगा tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, मतलब ये तो हो जाएगा 1, तो M1 M2 आ गया 1। बट M1 M2 तो A/B के बराबर होता है, बट ये लिखना है तुम्हें, यहाँ पे दोबारा लिखना है, बट चलो लिख ही देता हूँ। M1 M2 जो होता है वो तो A/B के इक्वल होता है,
तो कोई बात नहीं, इसका मतलब a अपॉन बी 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब a बराबर b है। ठीक है, तो इसको बना दो नंबर 2 और इसको बना दो नंबर 1। सो फ्रॉम 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि जो a है वो प्लस माइनस बी के इक्वल है। मतलब केस 1 के लिए माइनस बी के इक्वल आ रहा है, केस 2 के लिए प्लस बी के इक्वल आ रहा है, तो केस 1 2 मिला दोगे तो a जो है वो प्लस माइनस बी के इक्वल आ रहा है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये है, मतलब सॉरी दिक्कत नहीं है, तो सॉल्व हो गया ना आपकी ऐसी दिक्कत। तो केस क्या था हमारा, केस ये था कि जो एंगल बना रहा है वो सेम इंटरसेप्ट का बना रहा है। ठीक है, मतलब सेम एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, बट हमें ये नहीं बोला था कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसे क्या बना रहा है। ठीक है, तो हमने दो ही केसेस पॉसिबल थे इसमें कि एक ही क्वाड्रेंट में बना रहा हो या तो अलग अलग क्वाड्रेंट में बना रहा हो, दो ही केस तो पॉसिबल है। अब तुम बाकी केस बनाओगे ना तो भी माइनस प्लस वही मिलेगा, सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो एक तो हमने ये केस उठा लिया जिसमें एंगल अल्फा बना रहा है और इससे π/2 प्लस अल्फा बना रहा है, और एक केस हमने वो वाला बना लिया कि भैया एक ही क्वाड्रेंट में दोनों मिल रहे हैं। तो इसमें स्लोप आ गई tan अल्फा cot अल्फा, इसमें आ गई tan अल्फा माइनस cot अल्फा। तो इस केस में स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया, इसमें +1 आया, मतलब m1 m2 कैन बी +1 या तो -1। इसका मतलब a अपॉन b कैन बी +1 या -1, देयरफॉर a कैन बी ±ab। समझ रहे हो? चाहिए होता तो तुम इसको नंबर 1 देते, इसको नंबर 2 देते, तुम्हारी मर्जी थी, तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखो तुमने इसको नंबर 1 दिया होता और इसको नंबर 2 दिया होता, सो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिखते, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिखते। स्क्रीनशॉट थोड़ा पीछे जाके ले लो, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखते हैं m1 m2 बराबर +-1। ठीक है, बट m1 m2 तो a अपॉन b होता है, मतलब a अपॉन b +-1, तो मतलब a बराबर +-b। चाहिए तो ऐसे प्रूफ करो, थोड़ा और प्रोफेशनल लग रहा है, थोड़ा और प्रोफेशनल लग रहा है ये, राइट। तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है आप आंसर को कैसे लिखना चाहते हो। ठीक है, वैसे ये जो सेकंड वाला मेथड बताया मैंने, मेरे को ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक आने के बाद आपको यहाँ चले जाना है, यहाँ तक आने के बाद यहाँ चले जाओ। फ्रॉम 1 and 2 जो m1 m2 की वैल्यू है वो +-1 हो सकती है, बट m1 m2 जो होता है वो तो a अपॉन b के इक्वल होता है, बट m1 m2 जो होता है वो तो a अपॉन b के इक्वल होता है। तो कोई बात नहीं, a अपॉन b की वैल्यू +-1 हो सकती है, मतलब a की वैल्यू +-b हो सकती है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो सॉल्व कर देंगे 10 क्वेश्चन, 16 से लेकर 26 तक, 11 हुए ना, तो अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर देंगे बचे हुए क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।